एपिसोड 12 पत्र मीना हार्कर से लूसी वेस्टेनरा को। बुडापेस्ट 24 अगस्त। मेरी प्रियतम लूसी, मुझे पता है कि व्हिटबी के रेलवे स्टेशन पर हमारे अलग होने के बाद से जो कुछ हुआ है उसे सुनने के लिए तुम व्याकुल होगी। तो मेरी प्रिय, मैं सकुशल हुल पहुंची और वहां से हैम्बर्ग जाने वाली नाव पकड़ी, फिर यहां आने वाली ट्रेन ली। मुझे लगता है कि मैं यात्रा की कोई बात ठीक से याद भी नहीं कर पा रही हूं, सिवाय इसके कि मुझे पता था कि मैं जोनाथन के पास जा रही हूं और चूंकि मुझे उसकी सेवा शुश्रूषा करनी होगी, इसलिए जितनी नींद ले सकूं उतना बेहतर होगा। मैंने अपने प्रिय को पाया। ओह, कितना दुबला, पीला और दुर्बल दिखता हुआ। उसकी प्यारी आंखों से सारा दृढ़ संकल्प मानो खो गया है और वो शांत गरिमा, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, उसके चेहरे से गायब हो गई है। वो अपने पुराने स्वरूप का केवल एक अवशेष रह गया है और उसे बहुत समय से अपने साथ जो कुछ हुआ है उसका कुछ भी स्मरण नहीं है। कम से कम वो चाहता है कि मैं ऐसा ही विश्वास करूं, और मैं उससे कभी नहीं पूछूंगी। उसे कोई भयंकर आघात पहुंचा है और मुझे डर है कि यदि वो उसे याद करने की कोशिश करेगा तो उसका बेचारा मस्तिष्क उस भार को सह नहीं पाएगा। सिस्टर अगाथा, जो एक अच्छी आत्मा और जन्मजात परिचारिका है, बताती है कि वो चाहता था कि वे मुझे उसके बारे में सब कुछ बता दें, पर उन्होंने केवल अपने सीने पर क्रॉस बनाया और कहा कि वो कभी नहीं बताएंगी। बीमार की बड़बड़ाहट ईश्वर के रहस्य होते हैं, और यदि कोई परिचारिका अपने कर्तव्य के कारण उन्हें सुनती है तो उसे उस विश्वास का सम्मान करना चाहिए। वो सचमुच एक मधुर और भली आत्मा है। और अगले दिन जब उन्होंने देखा कि मैं व्याकुल हूं, तो उन्होंने मेरे प्रिय की बड़बड़ाहट के विषय को स्वयं छेड़ा और कहा, मैं तुम्हें इतना बता सकती हूं मेरी बच्ची, कि वो किसी ऐसे विषय पर नहीं था जिसमें उसने स्वयं कोई गलत काम किया हो, और तुम जो उसकी होने वाली पत्नी हो, तुम्हें चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। उसने तुम्हें या तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य को नहीं भुलाया है। उसका भय किसी महान और भयानक बातों का था जिनके बारे में कोई नश्वर चर्चा नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि उस प्रिय आत्मा को लगा होगा कि कहीं मैं ईर्ष्या न कर बैठूं, ये सोचकर कि मेरा प्रिय किसी अन्य लड़की से प्रेम करने लगा है। मेरे द्वारा जोनाथन के बारे में ईर्ष्या करने का विचार ही कितना विचित्र है। और फिर भी मेरी प्रिय, मैं तुमसे धीरे से कहूं, जब मुझे ये पता चला कि किसी अन्य स्त्री के कारण कोई परेशानी नहीं है, तो मेरे भीतर एक आनंद की लहर दौड़ गई। मैं अभी उसके बिस्तर के पास बैठी हूं, जहां से मैं उसके सोते हुए चेहरे को देख सकती हूं। वो जाग रहा है। जब वो जागा तो उसने अपना कोट मांगा, क्योंकि वो उसकी जेब से कुछ निकालना चाहता था। मैंने सिस्टर अगाथा से कहा और वे उसकी सारी वस्तुएं ले आई। उनमें मैंने उसकी नोटबुक देखी और मैं उससे उसे देखने की अनुमति मांगने ही वाली थी, क्योंकि मुझे लगा कि उसमें उसके कष्ट का कोई संकेत मिल सकता है। पर शायद उसने मेरी इच्छा मेरी आंखों में पढ़ ली, क्योंकि उसने मुझे खिड़की के पास जाने को कहा, ये कहते हुए कि वो कुछ क्षण अकेला रहना चाहता है। फिर उसने मुझे वापस बुलाया और बहुत गंभीरता से मुझसे कहा, विलहेल्मिना। तब मुझे पता चल गया कि वो पूरी गंभीरता से बोल रहा था, क्योंकि जब से उसने मुझसे विवाह का प्रस्ताव किया है, तब से उसने मुझे इस नाम से कभी नहीं पुकारा था। प्रिय, तुम जानती हो कि पति और पत्नी के बीच विश्वास के बारे में मेरे क्या विचार हैं। कोई रहस्य नहीं होना चाहिए, कोई छिपाव नहीं। मुझे एक भयंकर आघात पहुंचा है, और जब मैं सोचने की कोशिश करता हूं कि वह क्या है, तो मेरा सिर घूमने लगता है और मुझे समझ नहीं आता कि वो वास्तविक था या किसी पागल के स्वप्न जैसा। तुम जानती हो कि मुझे मस्तिष्क ज्वर हुआ था, और वो पागलपन ही होता है। रहस्य यहां है और मैं उसे जानना नहीं चाहता। मैं यहां हमारे विवाह के साथ अपना जीवन फिर से आरंभ करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी प्रिया, हमने निश्चय किया था कि औपचारिकताएं पूरी होते ही हम विवाह कर लेंगे। क्या तुम तैयार हो? विलहेल्मिना, मेरी इस अज्ञानता को साझा करने के लिए ये रही पुस्तक। इसे ले लो
और अपने पास रखो। यदि चाहो तो पढ़ लेना, पर मुझे कभी मत बताना जब तक कि मुझ पर कोई गंभीर कर्तव्य ना आ पड़े कि मैं उन कटु घंटों में वापस जाऊं। चाहे सोते हुए या जागते हुए, होश में या पागलपन में, जो यहां लिखे हुए हैं। वो थककर पीछे गिर पड़ा और मैंने पुस्तक को उसके तकिए के नीचे रख दिया और उसे चूमा। मैंने सिस्टर अगाथा से अनुरोध किया है कि वे सुपीरियर से विनती करें कि हमारा विवाह आज दोपहर ही होने दिया जाए, और मैं उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हूं। वो आ गई है और उन्होंने बताया है कि अंग्रेज मिशन चर्च के चैपलिन को बुला लिया गया है। हम 1 घंटे में, या जैसे ही जोनाथन जागेंगे, विवाह कर लेंगे। लूसी, वो समय आकर बीत गया। मैं बहुत गंभीर अनुभव कर रही हूं, पर साथ ही बहुत बहुत प्रसन्न भी हूं। जोनाथन 1 घंटे के थोड़ी देर बाद जागे और सब कुछ तैयार था, और वो बिस्तर पर तकियों का सहारा लेकर बैठ गए। उन्होंने अपना "मैं स्वीकार करता हूं" दृढ़ और स्पष्ट स्वर में कहा। मैं मुश्किल से बोल पाई। मेरा हृदय इतना भरा हुआ था कि वे शब्द भी मेरे गले में अटक रहे थे। प्रिय सिस्टर्स कितनी दयालु थी। हे भगवान, मैं उन्हें कभी कभी नहीं भूलूंगी, नहीं उन गंभीर और मधुर जिम्मेदारियों को जिन्हें मैंने अपने ऊपर लिया है। मुझे तुम्हें अपने विवाह उपहार के बारे में बताना चाहिए। जब चैपलिन और सिस्टर्स मुझे मेरे पति के साथ अकेला छोड़ गए। ओह लूसी, ये पहली बार है जब मैंने मेरे पति शब्द लिखे हैं। जब वे मुझे मेरे पति के साथ अकेला छोड़ गए, तो मैंने तकिए के नीचे से वो पुस्तक निकाली और उसे सफेद कागज में लपेट दिया और अपने गले में बंधी हल्के नीले रंग की छोटी सी रिबन से बांध दिया और गांठ के ऊपर मोम से सील कर दिया, और अपनी मुहर के लिए मैंने अपनी विवाहांगूठी का उपयोग किया। फिर मैंने उसे चूमा और अपने पति को दिखाया और उनसे कहा कि मैं इसे इसी प्रकार सुरक्षित रखूंगी, और ये हमारे पूरे जीवन के लिए हमारे पारस्परिक विश्वास का बाहरी और दृश्य प्रतीक रहेगा कि मैं इसे कभी नहीं खोलूंगी जब तक कि उनके अपने प्रिय हित के लिए या किसी कठोर कर्तव्य के कारण आवश्यक न हो। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, और ओह लूसी, ये पहली बार था जब उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ थामा और कहा कि ये समस्त संसार में उनके लिए सबसे प्रिय वस्तु है, और यदि आवश्यकता पड़ी तो वह इसे पाने के लिए अपने पूरे अतीत से फिर होकर गुजरेंगे। बेचारे प्रिय का आशय था कि अतीत के केवल एक भाग से, पर वो अभी समय के बारे में स्पष्ट सोच नहीं पाते, और यदि प्रारंभ में वो केवल महीना ही नहीं बल्कि वर्ष भी गड़बड़ा दें तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो मेरी प्रिय, मैं और क्या कह सकती थी? मैं केवल इतना ही कह सकी कि मैं पूरे विस्तृत संसार की सबसे सुखी स्त्री हूं, और मेरे पास उन्हें देने के लिए अपने आप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अपना जीवन और अपना विश्वास, और इनके साथ मेरा प्रेम और कर्तव्य भी जीवन के प्रत्येक दिन के लिए समर्पित है। और मेरी प्रिय, जब उन्होंने मुझे चूमा और अपने बेचारे दुर्बल हाथों से मुझे अपनी ओर खींच लिया, तो वो हमारे बीच एक गंभीर प्रतिज्ञा के समान था। लूसी प्रिय, क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूं? केवल इसलिए नहीं कि ये सब मेरे लिए मधुर है, बल्कि इसलिए भी कि तुम मेरे लिए बहुत प्रिय रही हो और हो। जब तुम विद्यालय के कक्ष से निकलकर जीवन की दुनिया में प्रवेश करने की तैयारी कर रही थी, तब तुम्हारी मित्र और मार्गदर्शक होना मेरा सौभाग्य था। अब मैं चाहती हूं कि तुम देखो एक अत्यंत सुखी पत्नी की आंखों से कि कर्तव्य मुझे कहां ले आया है, ताकि अपने वैवाहिक जीवन में तुम भी उतनी ही प्रसन्न रह सको जितनी मैं हूं। मेरी प्रिय, सर्वशक्तिमान ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारा जीवन वैसा ही हो जैसा वो वचन देता है। धूप से भरा एक लंबा दिन, जिसमें न कोई कठोर हवा हो, न कर्तव्य की उपेक्षा, न अविश्वास। मैं ये नहीं चाह सकती कि तुम्हें कभी कोई पीड़ा न हो, क्योंकि वो कभी संभव नहीं, पर मैं ये अवश्य आशा करती हूं कि तुम सदा उतनी ही सुखी रहो जितनी मैं अब हूं। अलविदा मेरी प्रिय। मैं ये पत्र तुरंत डाक में डाल दूंगी,
और शायद बहुत शीघ्र ही तुम्हें फिर लिखूं। मुझे अब रुकना होगा, क्योंकि जोनाथन जाग रहे हैं। मुझे अपने पति की सेवा करनी है। तुम्हारी सदा प्रेम करने वाली मीना हार्कर। पत्र लूसी वेस्टेना से मीना हार्कर को। वेडबी 30 अगस्त। मेरी प्रियतम मीना, असीम प्रेम और लाखों चुंबन। और ईश्वर करे कि तुम शीघ्र ही अपने पति के साथ अपने घर में रहो। काश तुम इतनी जल्दी घर लौट आओ कि यहां हमारे साथ ठहर सको। यहां की सशक्त हवा जोनाथन को शीघ्र ही स्वस्थ कर देगी। इसने मुझे तो पूरी तरह स्वस्थ कर दिया है। मेरी भूख जलकाग की तरह हो गई है। मैं जीवन से भरी हुई हूं और अच्छी नींद सोती हूं। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने अब नींद में चलना पूरी तरह छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि एक सप्ताह से मैं रात में बिस्तर पर जाने के बाद उससे बाहर नहीं निकली हूं। आर्थर कहते हैं कि मैं मोटी हो रही हूं। वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गई कि आर्थर यहां है। हम साथ में कितनी सैरन और गाड़ी की सवारी, घुड़सवारी, नौका विहार, टेनिस और मछली पकड़ने जाते हैं, और मैं उन्हें पहले से भी अधिक प्रेम करती हूं। वे कहते हैं कि वे मुझसे और अधिक प्रेम करते हैं, पर मुझे उस पर संदेह है, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि वे मुझसे उससे अधिक प्रेम नहीं कर सकते जितना तब करते थे। पर ये सब व्यर्थ की बातें हैं। वे मुझे बुला रहे हैं, इसलिए अभी के लिए इतना ही। तुम्हारी स्नेहिल लूसी। पुनश्च मां अपना प्रेम भेजती है। वे कुछ बेहतर लग रही है, बेचारी। पुनश्च 2 हमारा विवाह 28 सितंबर को होगा। डॉक्टर सीवर्ड की डायरी 20 अगस्त। रेनफील्ड का मामला और भी अधिक रोचक होता जा रहा है। अब वो इतना शांत हो गया है कि उसके उन्माद में बीच बीच में विराम आने लगे हैं। उसके आक्रमण के बाद पहले सप्ताह तक वो निरंतर हिंसक रहा। फिर एक रात, जैसे ही चंद्रमा उदित हुआ, वो शांत हो गया और स्वयं से बड़बड़ाने लगा। अब मैं प्रतीक्षा कर सकता हूं। अब मैं प्रतीक्षा कर सकता हूं। परिचारक मुझे ये बताने आया, तो मैं तुरंत नीचे जाकर उसे देखने पहुंचा। वो अभी भी बंधन जैकेट में था और गद्देदार कमरे में रखा गया था, पर उसके चेहरे की लाली समाप्त हो गई थी और उसकी आंखों में कुछ पुरानी विनती सी झलक थी। मैं लगभग कह सकता हूं, एक दयनीय कोमलता। मैं उसकी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट था और उसे बंधन से मुक्त करने का आदेश दिया। परिचारक हिचकिचाए, पर अंततः बिना विरोध के मेरी इच्छा पूरी की। ये एक विचित्र बात थी कि रोगी में इतना हास्यबोध था कि वह उनके अविश्वास को समझ सका, क्योंकि वह मेरे पास आकर धीमे स्वर में और उन्हें चोरी चोरी देखते हुए बोला, वे सोचते हैं कि मैं आपको नुकसान पहुंचा सकता हूं। कल्पना कीजिए, मैं आपको हानि पहुंचाऊं। मूर्ख। किसी प्रकार ये भावना सुकून देने वाली थी कि इस बेचारे पागल के मन में भी मैं स्वयं को दूसरों से अलग पाता हूं, पर फिर भी मैं उसकी सोच का अनुसरण नहीं कर पाता। क्या मुझे ये मान लेना चाहिए कि मेरा उससे कुछ समान है, ताकि हम मानो एक साथ खड़े हों? या फिर उसे मुझसे कोई इतना महान लाभ मिलने वाला है कि मेरा कुशल रहना उसके लिए आवश्यक है? मुझे बाद में इसका पता लगाना होगा। आज रात वो कुछ नहीं बोलेगा। एक बिल्ली के बच्चे या यहां तक कि पूरी बड़ी बिल्ली का प्रस्ताव भी उसे आकर्षित नहीं करेगा। वो केवल इतना कहता है, मैं बिल्लियों पर विश्वास नहीं करता। अब मुझे और भी बहुत कुछ सोचने को है और मैं प्रतीक्षा कर सकता हूं। मैं प्रतीक्षा कर सकता हूं। कुछ देर बाद मैं उसे छोड़कर चला आया। परिचारक बताता है कि वो भोर से ठीक पहले तक शांत रहा और फिर बेचैन होने लगा और अंततः इतना उग्र हो गया कि अंत में एक ऐसे उन्माद में गिर पड़ा जिसने उसे इतना थका दिया कि वो एक प्रकार की मूर्छा में चला गया। 3 रातों से यही हो रहा है। दिन भर हिंसक, फिर चंद्रमा के उदय से सूर्योदय तक शांत। काश मैं कारण का कोई संकेत पा सकता। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई प्रभाव आता और चला जाता हो। एक सुखद विचार, आज रात हम स्वस्थ बुद्धि को पागलपन के विरुद्ध आजमाएंगे। वो पहले बिना हमारी सहायता के भाग निकला था। आज रात वो हमारी सहायता से भागेगा।
हम उसे एक अवसर देंगे और आवश्यकता पड़ने पर पीछा करने के लिए लोगों को तैयार रखेंगे। 23 अगस्त अपेक्षित ही घटित होता है। जीवन को डिसरायली ने कितनी अच्छी तरह समझा था। हमारा पंछी जब पिंजरा खुला पाया तो उड़ा ही नहीं। आता हमारी सारी सूक्ष्म व्यवस्थाएं व्यर्थ रहीं। फिर भी हमने एक बात सिद्ध कर ली है कि उसकी शांति के दौर एक उचित समय तक बने रहते हैं। अब हम प्रतिदिन कुछ घंटों के लिए उसके बंधन ढीले कर सकेंगे। मैंने रात्रि परिचारक को आदेश दिया है कि जब वो शांत हो जाए तो सूर्योदय से 1 घंटे पहले तक उसे गद्देदार कमरे में ही बंद रखें। बेचारे की देह को इस राहत से लाभ होगा, चाहे उसका मन इसकी सराहना कर सके या नहीं। सुनो, फिर एक अनपेक्षित घटना। मुझे बुलाया जा रहा है। रोगी फिर से भाग निकला है। बाद में एक और रात्रिकालीन घटना। रेनफील्ड ने चतुराई से तब तक प्रतीक्षा की जब तक परिचारक निरीक्षण के लिए कमरे में प्रवेश कर रहा था। तभी वो उसके पास से झपटकर बाहर निकला और गलियारे में दौड़ पड़ा। मैंने परिचारकों को उसका पीछा करने का आदेश दिया। वो फिर से परित्यक्त मकान के प्रांगण में गया और हम उसे उसी स्थान पर पाए, पुराने प्रार्थनालय के द्वार से सटा हुआ। मुझे देखते ही वो उग्र हो उठा और यदि परिचारकों ने समय रहते उसे पकड़ न लिया होता तो वो मुझे मारने का प्रयास करता। जब हम उसे पकड़े हुए थे तभी एक विचित्र घटना हुई। उसने अचानक अपने प्रयास दुगने कर दिए और फिर उतनी ही अचानक शांत हो गया। मैंने सहज ही चारों ओर देखा पर कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने रोगी की दृष्टि पकड़ी और उसका अनुसरण किया, पर चांदनी आकाश में कुछ भी स्पष्ट नहीं देख सका, सिवाय एक बड़े चमगादड़ के जो चुपचाप और भूत-सा पश्चिम की ओर उड़ता जा रहा था। सामान्यतः चमगादड़ चक्कर लगाते हैं, पर यह सीधा उड़ रहा था, मानो उसे अपने गंतव्य का ज्ञान हो या उसका कोई अपना उद्देश्य हो। रोगी प्रत्येक क्षण अधिक शांत होता गया और थोड़ी देर बाद बोला, आपको मुझे बांधने की आवश्यकता नहीं है। मैं शांति से चलूंगा, बिना किसी कठिनाई के हम घर लौट आए। मुझे उसकी इस शांति में कुछ अशुभ प्रतीत होता है और मैं इस रात को नहीं भूलूंगा। लूसी वेस्टेनरा की डायरी, हिलिंगहैम, 24 अगस्त। मुझे मीना का अनुकरण करना चाहिए और बातें लिखते रहना चाहिए। तब जब हम मिलेंगे तो लंबी बातें कर सकेंगे। पता नहीं वो समय कब आएगा। काश वो फिर से मेरे साथ होती, क्योंकि मैं बहुत दुखी महसूस कर रही हूं। कल रात मुझे लगा जैसे मैं फिर वही सपना देख रही हूं, जैसा वेडबी में देखा था। शायद ये हवा के परिवर्तन या घर वापस आने का असर हो। सब कुछ मेरे लिए अंधकारमय और भयानक है, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं, पर मैं किसी अस्पष्ट भय से भरी हूं और स्वयं को बहुत कमजोर और थकी हुई महसूस करती हूं। जब आर्थर दोपहर के भोजन पर आए तो मुझे देखकर बहुत व्यथित लगे और मुझ में प्रसन्न दिखने का साहस भी नहीं था। सोचती हूं, क्या आज रात मैं मां के कमरे में सो सकती हूं? कोई बहाना बनाकर प्रयास करूंगी। 25 अगस्त, एक और बुरी रात। मां ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। वे स्वयं भी ठीक नहीं लगती और निस्संदेह मुझे चिंता में नहीं डालना चाहती। मैंने जागते रहने की कोशिश की और कुछ देर तक सफल भी रही, पर जब घड़ी ने 12 बजाए तो वो मुझे झपकी से जगा गई। आता अवश्य ही मैं सोने लगी थी। खिड़की पर जैसे कुछ खरोंचने या फड़फड़ाने की आवाज थी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया और क्योंकि मुझे आगे कुछ याद नहीं तो अवश्य ही मैं सो गई होगी। फिर बुरे सपने, काश मैं उन्हें याद कर पाती। आज सुबह मैं अत्यंत दुर्बल हूं। मेरा चेहरा भयानक रूप से पीला है और गले में दर्द है। अवश्य ही फेफड़ों में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मुझे पर्याप्त हवा नहीं मिलती प्रतीत होती। जब आर्थर आएंगे तो प्रसन्न रहने का प्रयास करूंगी, नहीं तो मुझे ऐसे देखकर वे दुखी हो जाएंगे। पत्र आर्थर से डॉक्टर सीवर्ट को, अल्बे मार्ले होटल, 31 अगस्त। मेरे प्रिय जैक, मैं तुमसे एक उपकार चाहता हूं। लूसी बीमार है, अर्थात उसे कोई विशेष रोग नहीं है,
पर वो भयानक लग रही है और दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। मैंने उससे पूछा है कि कोई कारण है क्या, पर उसकी मां से पूछने का साहस नहीं करता, क्योंकि उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति में बेटी के बारे में चिंता पैदा करना घातक हो सकता है। श्रीमती वेस्टेनरा ने मुझसे विश्वासपूर्वक कहा है कि उनका अंत निश्चित है, हृदय रोग। यद्यपि बेचारी लूसी को अभी इसका पता नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी प्रिय के मन पर कोई बोझ है। जब मैं उसके बारे में सोचता हूं तो लगभग पागल हो जाता हूं। उसे देखना मुझे पीड़ा देता है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें उसे देखने के लिए कहूंगा, और यद्यपि उसने पहले संकोच किया, पर मैं जानता हूं क्यों। पुराने मित्र। अंततः वो मान गई। ये तुम्हारे लिए एक कठिन कार्य होगा, मैं जानता हूं, पर ये उसके लिए है, और मुझे पूछने में तथा तुम्हें कार्य करने में हिचकना नहीं चाहिए। तुम कल दोपहर 2 बजे हिलिंगहैम में भोजन पर आओ, ताकि श्रीमती वेस्टेनरा को कोई संदेह न हो, और भोजन के बाद लूसी तुम्हारे साथ अकेले मिलने का अवसर निकाल लेगी। मैं अत्यंत चिंतित हूं और चाहता हूं कि उसे देखने के बाद जितनी शीघ्र हो सके तुमसे अकेले में परामर्श करूं। असफल मत होना। आर्थर। टेलीग्राम। आर्थर होल्मवुड से सीवर्ड को 1 सितंबर। पिता की तबीयत अधिक बिगड़ने के कारण बुलाया गया हूं। लिख रहा हूं। आज रात की डाक से मुझे विस्तार से लिखो। आवश्यकता हो तो तार करो। डॉक्टर सीवर्ड का पत्र आर्थर होल्मवुड को 2 सितंबर। मेरे प्रिय पुराने मित्र, मिस वेस्टेनरा के स्वास्थ्य के संबंध में मैं शीघ्र ही तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मेरी राय में कोई कार्यात्मक विकार या ऐसा कोई रोग नहीं है जिसे मैं पहचान सकूं। फिर भी मैं उनके रूप रंग से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। जब मैंने उन्हें पिछली बार देखा था, उससे वे अत्यंत भिन्न प्रतीत होती है। निस्संदेह तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि मुझे वो पूर्ण परीक्षण का अवसर नहीं मिला जैसा मैं चाहता था। हमारी मित्रता स्वयं एक हल्की कठिनाई उत्पन्न करती है, जिसे न चिकित्सा विज्ञान और न ही परंपरा पूरी तरह दूर कर सकती है। बेहतर होगा कि मैं तुम्हें ठीक ठीक बता दूं कि क्या हुआ, और तुम स्वयं कुछ निष्कर्ष निकाल सको। फिर मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया है और आगे क्या करने का प्रस्ताव है। ये थी आज की कहानी। आगे की कहानी देखने के लिए जुड़े रहिए फ्यूचर लेंस के साथ।